हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी अलग अलग कमेटीज़ बनी हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कमेटी ही वो ऐसा स्टेज है जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जो टास्क हैं वो दिए जाते थे कॉन्स्टिट्यूशन के समय में, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के समय में। तो उन सब कमेटीज़ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग है वो किस तरीके से हो, हमारे ही लोगों के द्वारा हमारा ही जो संविधान है वो बनाया जाए, ये जो डिमांड है कंटिन्यू नेहरू रिपोर्ट से ये डिमांड इंक्रीज होने लगी। चाहे आप 1928 के समय की जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप उसके बाद में अगर हम बात करें जो 1934 के समय में 1934 के समय में एम.एन. रॉय के द्वारा जिस तरीके से डिमांड की गई कि इंडियंस को यहाँ पे जो संविधान बनाने का, जो अपना कानून बनाने का, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो अधिकार है वो बेसिकली इंडियंस के ही पास होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम स्टूडेंट्स बात करें एम.एन. रॉय का, यहाँ पे बेसिकली एंडोर्स करने ये बात स्टेटमेंट देने के बाद में इसी ही स्टेटमेंट को एंडोर्स किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1936 के आसपास के समय में। हमारे पंडित नेहरू ने भी यही कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से जो संविधान बनाया जाएगा वो बेसिकली इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाए। उसके बाद में स्टूडेंट्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड का समय आता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में काफ़ी सारे जो अलाइंस है वो बनते गए। उसी के अंदर जो ब्रिटिश पीपल्स जिस तरीके से ब्रिटिश कंट्री जिस अलाइंस के अंदर था उस अलाइंस की यहाँ पे डिफीट होने स्टार्ट होती है, या अगर हम बात करें कि उनके हाथ से काफ़ी सारे कंट्रीज उनके हाथ से निकलते हैं, कॉलोनियल जो उनके पावर हुआ करते थे, उसी समय में अलाइंस के जो और पार्टनर थे उनके द्वारा यहाँ पे प्रेशराइज किया गया ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश को कि आप इंडियंस को अपने सपोर्ट में रखिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर उस समय में इंडियंस ने बेसिकली उस समय में जो वॉइस रॉय हुआ करते थे उनको कह दिया था कि अगर हमको ये लिख के दिया जाता है, बताया जाता है कि इस समय में हम आने वाले फ्यूचर के समय में हम यहाँ पे इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो प्रोवाइड करेंगे, तो जब ही हम यहाँ पे ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे। तो उस समय में अलायंस के द्वारा भी प्रेशराइज किया गया, इंडिया वहाँ हाथ से निकल सकता था क्योंकि जापान उस समय में एशिया के अंदर इस तरीके से एक पावर के रूप में इमर्ज हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, उस समय में फिर समय समय पे जो कमीशंस हैं वो सेंड किए गए, जिसमें सबसे पहले अगस्त ऑफर आता है जो यहाँ ब्रिटिश ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा सेंड किया गया। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्रिप्स मिशन आएगा, और क्रिप्स मिशन के बाद में हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती है। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो भी जिस तरीके से जो प्लान बताए गए, जिस तरीके से जो बातें बताई गई कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे वर्क करेगी, किस तरीके से उसको कानून बनाने का अधिकार है, क्या वो एक सॉवरेन बॉडी है या नहीं है, तो उन सब जो फंडास थे, जो यहाँ पे फाउंडेशन थे, उन्हीं के ऊपर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो बेस हुई, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा यहाँ पे कानून बनाना का काम जो है स्टार्ट किया गया। स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहले जो संख्या हुआ करती थी वो ज़्यादा थी। बाद में जो पाकिस्तान का जो डोमिनियन की जो लोग डिमांड कर रहे थे, वो उन लोगों के जाने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ पे रिड्यूस होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर काफ़ी सारी कमेटी बनती हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो कमेटीज़ हैं उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो डिफरेंट कमेटी बनाई जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के समय में, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा काफ़ी सारी कमेटी बनती हैं, और ये कमेटी यहाँ पे अलग अलग इनको टास्क दिया जाता है, अलग अलग इनको काम दिया जाता है कि आप बेसिकली अपने इस काम से डील कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के रिलेटेड जो आपका काम है उससे आपको यहाँ पे डील करना है। तो इन्हीं के अंदर कुछ मेजर कमेटी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट, सबसे पहले जो कमेटी आती है वो आती है एक यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी मीन्स हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका जो पावर शेयरिंग है फेडरलिज्म के साथ किस तरीके से वर्क होगा, किस तरीके से पावर शेयरिंग होगी, किस तरीके से यहाँ पे हमारा यूनिटरी और फेडरलिज्म का जो बेस है वो बना रहेगा, किस तरीके से एक इमरजेंसी सिचुएशन के समय में हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके की यूनियन पावर कमेटी के द्वारा इस तरीके की जो बातें हैं वो यहाँ पे
इस डोमेन के अंदर में इनके द्वारा यहाँ पे अपना जो रिपोर्ट है वो दी गई और उन्हीं को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट करती थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी आई, उसको भी पंडित नेहरू ही हेड किया करते थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, जो प्रोविंस हैं हमारे, प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उनको डॉक्टर सरदार पटेल सर ने हेड किया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके बारे में हमने देखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर उसको हेड किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कमेटी है जिसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है, जो खाका है वो तैयार किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे फ्रेम किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने उस कमेटी को हेड किया था। और भी इसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर सर उसके चेयरमैन थे और उन्होंने बेसिकली जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हैं BN राव, उनके द्वारा जो यहाँ पे सजेस्ट किया गया था उन्हीं मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर इनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया। फिर बाद में उनको पब्लिक कंसल्टेशन के अंदर या पब्लिक डोमेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स एडवाइजरी कमेटी बनी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज से रिलेटेड। उस कमेटी को यहाँ पे सरदार पटेल हेड करते हैं, उस कमेटी को कम्प्लीटली हेड करते हैं सरदार पटेल। बट उसकी कुछ 5 सब कमेटी भी बनती हैं। और फंडामेंटल राइट्स स्टूडेंट्स आपको पता होगा हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। पार्ट 3 के अंदर में बेसिकली जस्टिसिएबल हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। अगर उनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह आप अप्रोच कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स आपको मिले, उसका अगर वायलेशन हुआ है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। तो ये आपके पास यहाँ पे पावर है। आर्टिकल 32 के थ्रू आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट के अंदर अपनी अप्रोच कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन के समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, किसी भी एक पर्सनैलिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, किसी भी एक पर्सनैलिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, लिबरल थॉट के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस तरीके से कि किस तरीके से किसी भी एक पर्सन का, चाहे वो इक्वलिटी की बात हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म की बात हो, सभी रिलीजन्स को यहाँ पे टॉलरेंस वाली पॉलिसी को अपनाना हो, चाहे राइट टू लाइफ हो। तो ऐसी काफ़ी सारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं हमारे सिटीजन्स को। हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए भी इस तरीके के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो होना ज़रूरी थे स्टूडेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो सभी सेक्शंस की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए भी डिफरेंट टाइप की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके द्वारा उनको इक्वलिटी और जो फ्रीडम है उसका अप्रोच यहाँ पे दिखाया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी बात करें, जिसमें सब कमेटी है JB कृपलानी सर उसको हेड किए हैं। माइनॉरिटीज़ की जो सब कमेटी है उसको SC मुखर्जी ने हेड किया है। गोपीनाथ बारडोली ने नॉर्थ ईस्ट के जो फ्रंटियर ट्राइबल एरिया हैं आसाम का, उसकी कमेटी को हेड किया था। AV ठक्कर हैं जिन्होंने एक दूसरी कमेटी जो एक्सक्लूडेड एरिया से रिलेटेड है उसको हेड किया है, अदर देन द आसाम के जो एक्सक्लूडेड एरिया हैं उनके लिए। रूल्स अगर हम कमेटी की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। स्टीयरिंग कमेटी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और स्टेट कमेटी जो नेगोशिएट करती है स्टेट्स के साथ में। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये देखना, स्टेट्स के साथ में नेगोशिएशन है, प्रिंसली स्टेट्स के साथ में नहीं है। नेगोशिएशन स्टेट्स के साथ में जो कमेटी थी वो यहाँ पे बनाई गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उनकी लीडरशिप में ये कमेटी यहाँ पे बनती है। तो बेसिकली ये 8 मेजर कमेटी हैं जिनके बारे में बात की गई है। टोटल 22 कमेटी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती हैं। कुछ माइनर कमेटी भी हैं जिसमें फाइनेंस है, स्टाफ की कमेटी है, क्रेडेंशियल कमेटी है। तो ये कुछ माइनर कमेटीज़ भी हैं। हाउस कमेटी है जिसको पट्टाभी सीतारामैया इसको हेड करते हैं। बिजनेस कमेटी को KM मुंशी हेड करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे नेशनल फ्लैग से रिलेटेड जो कमेटी है, और 22 जो जुलाई का जो समय है
1947 के समय में हमारा फ्लैग यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल फ्लैग की कमेटी है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने हमारे नेशनल फ्लैग को फ्रेम किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें जेवी मावलंकर सर के द्वारा फंक्शन कैसे करेगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एडहॉक कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बनाई गई वो बेसिकली एक ऐसे मेंबर के चेयरमैनशिप में बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। इसी तरीके से चीफ कमिश्नर की कमिश्नर प्रोविंस की कमेटी है जिसको बी पट्टाभी सीतारामैया हेड किए हैं। नलिनी रंजन सरकार हैं जिनके द्वारा भी एक कमेटी हेड की गई है जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनेंशियल एक्सपर्ट कमेटी थी फाइनेंशियल प्रोविजंस पे। लिंग्विस्टिक कमेटी है जिसको एस के धर ने हेड किया है। उषा नाथ सेन के द्वारा प्रेस गैलरी कमेटी हेड की गई है। तो ऐसी काफ़ी सारी कमेटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा अलग अलग सेक्टर को यहाँ पे देखते हुए अलग अलग टास्क को देखते हुए ये कमेटीज़ हेड की गई हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे कुछ मेजर कमेटी जिनके बारे में हमने देखा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इन्हीं सब कमेटीज़ की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर बन के एग्जिस्टेंस में आता है। 26 नवंबर 1949 के समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है। हाँ, उसका कमेंसमेंट का जो समय है वो 2 महीने बाद में है। वो हमारा बेसिकली पूर्ण स्वराज जो कॉन्सेप्ट था, पूर्ण स्वराज जो हिस्टोरिकल डे का इन्फ्लुएंस होने की वजह से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इन्हीं सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके एफर्ट्स के द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्टेंस में आया, और इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। आप देखिए कि हमारे जो नाइबर स्टेट्स हैं, नेपाल है या कोई भी दूसरे स्टेट कंट्री हैं, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स उन नाइबर कंट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा उनके द्वारा काफ़ी सारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। बट इंडिया ने जैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ सकता। वो बेसिकली आपको पता ही होगा जिस तरीके से काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनके द्वारा दिया गया है, डिलीवर किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेजरली कोई खास चेंज नहीं आया। हाँ, समय के साथ डिमांड के साथ अमेंडमेंट्स हैं वो काफ़ी सारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये एक हमारा जो सक्सेस स्टोरी है कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बार अडॉप्ट हुआ उसके बाद में उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स हैं जो हमारे उस समय में हमारे जो काफ़ी ज़्यादा जो लीगल बैकग्राउंड से लोग बिलोंग किया करते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उन सभी लोगों ने सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को देखते हुए इंडिया के अकॉर्डिंग जो अडॉप्ट हो सकता है उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक सक्सेस है कि कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, बट हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स चाहे कितना ही कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, बट हमारी डिमांड हमारी जो एस्पिरेशन है कंट्री की उनको उसको फुलफ़िल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वर्किंग है वो काफ़ी सही है। उसी की वजह से हमको देखने को मिलेगा कि 70 साल 75 साल होने के बाद में भी आज़ादी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टिल सेम ही है, कोई उसके अंदर मेजर चेंज नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा कमेटीज़ के बारे में हमारा एक वीडियो था। ऐसे ही वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।